स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका आदर्श केस डिजिटल क्लास के अंदर। हम लोग ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, 12th में है या 12th पास आउट है। क्योंकि मेरे अनुभव के आधार पर मैंने ये देखा है कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ये फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप अवश्य इन वीडियोस को देखिएगा, जो कि एक बेसिक फिजिक्स का बेसिक सिस्टम है। ये इसे समझे बिना फिजिक्स को समझना मुश्किल है, क्योंकि फिजिक्स का ड्राइवर है ये मैथमेटिकल पोर्शन जो है। फिजिक्स इसी से ही रन होती है, इसी से ही चलती है। अगर इस ड्राइवर में एरर रह जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम रहता है, तो सभी चैप्टरों में कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो पहला हमारा पॉइंट जो है फंक्शन। फंक्शन का मतलब है फलन। हिंदी में कहें तो फलन। ये फलन होता क्या है इसको हम समझते हैं। हिंदी में हम इसे कहेंगे फलन। ओके, फलन क्या है? देखिए, दो चर राशियों के मध्य, दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन है। अब प्रश्न उठता है कि वेरिएबल क्या होता है, चर राशियाँ क्या होती है। अगर आपके रूम के अंदर एसी चल रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर रेगुलरली लगातार कम होता जाएगा, वेरिएट हो रहा है, मतलब बदल रहा है, उसका कोई निश्चित मान नहीं है। हम उस क्वांटिटी को, हम उस राशि को वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है, निश्चित है, बदल नहीं रही है अपने मानों को, तो हम उसे नियतांक कहते हैं। जैसे कि रूम की बात हमने की, तो रूम की दीवारों की जो लंबाई है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रही है, वह सुबह शाम आप माप के देख लीजिए उतनी ही पड़ी है। तो वहाँ जो लेंथ है, जो दीवार की लेंथ है, वो क्या हो गई, वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है, अचर वैल्यू हो गई। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चरों की कि दो चर है और इनमें जो रिलेशन बताएगा, जो संबंध बताएगा, वो कौन है, वो फलन है, वो फंक्शन है, ठीक है। अब इनमें से एक चर तो स्वतंत्र होता है, एक चर, ये चर लिखना था यहाँ, एक चर क्या होता है, स्वतंत्र, और दूसरा जो चर है, दूसरा चर क्या होता है, परतंत्र होता है। परतंत्र और स्वतंत्र का क्या मतलब है? स्वतंत्र का मतलब ये हो गया, ये अपनी मर्जी से अपने मानों को बदल सकता है, ठीक है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसके अनुसार, इन मानों के अनुसार ही इसके मान होंगे, परतंत्र चर के मान होंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए जूसर है, जूसर से क्या निकलता है, जूस निकलता है, लेकिन आप उसके अंदर जो भी मटेरियल डालेंगे, जैसे आपने नींबू डाला तो जूस में नींबू का रस आएगा ना, नींबू डाला ही नहीं तो नींबू का रस कहाँ से आएगा? मतलब नींबू डालना तो आपके हाथ में है, वो तो स्वतंत्र है ना। परतंत्र जूस के अंदर उसका टेस्ट आना, मतलब वो डाला है तो टेस्ट आएगा, नहीं डाला तो नहीं आएगा, तो ये तो उस पर निर्भर होगी चीज़, ठीक है। और भी हम लोग इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हाँ, फलन क्या है उसके बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया एक देखिए, हमने एक बैंक के अंदर नकदी का निवेश किया है, ठीक है, हमने कैश के रूप में नकदी जमा की है, तो बैंक हमें उसका क्या देगा, ब्याज देगा। नकदी पर बैंक ने क्या देना है, हमें ब्याज देना है। और अगर आपने ज़्यादा समयावधि के लिए निवेश किया है तो आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, कम समयावधि के लिए निवेश किया है तो ब्याज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ पर स्वतंत्र कौन है, स्वतंत्र है समय, ठीक है, समय स्वतंत्र चर है और वो साल, 2 साल, 3 साल हो सकता है, वो समय पर निर्भर कौन कर रहा है, ब्याज। तो परतंत्र चर कौन सा हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। डिपेंडेंट चर कौन सा हो गया, ब्याज हो गया। तो इस प्रकार से स्वतंत्र कौन है और परतंत्र कौन है उसका पता लगा सकते हैं। अब आगे देखिए हम लोग परतंत्र और स्वतंत्र एक गणितीय रूप से हम लोग मान लेते हैं परतंत्र और स्वतंत्र राशियाँ। जैसे कि मैंने y माना है एक, ठीक है, इसको मैंने परतंत्र माना है, और एक मैंने x माना है, इसे मैंने स्वतंत्र माना है। मैंने ये कहा है कि प्रत्येक कंडीशन के अंदर y जो है, जो क्या है, परतंत्र राशि है, यह
एक स्वतंत्र राशि x पर क्या करती है, निर्भर करती है। y किस पर निर्भर करता है, x पर। y के अंदर बदलाव आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कौन बदल रहा है, x बदल रहा है। ओके, y को संपूर्ण रूप से x के मान द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वही बात होगी कि x के मान आप चेंज करेंगे वैसे वैसे y के मान मिलेंगे आपको। y को प्राप्त करने के लिए x की ज़रूरत पड़ रही है आपको। इस कंडीशन में y है ना, जो y फलन कहलाता है। किसका, y फलन कहलाता है। किसका, x का। किसका, x का फलन कौन है, y है। ओके, आपको याद रखना है कि y अगर परतंत्र राशि है, x स्वतंत्र राशि है, x की सहायता से y को प्राप्त किया जाए तो इस कंडीशन में y फलन है किसका, x का। ओके, तो गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे हम, इस प्रकार से लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन ऑफ x का फलन है कौन, y। तो y है फलन किसका, x का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शन एक प्रकार की एक मशीन है। आप एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए कि फंक्शन एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, ये मशीन होगी आपके सामने और इसके अंदर आपने इनपुट करना है, निवेश करना है x का। x तो इसमें आपने डालना है और इस फंक्शन के लिए, इस फलन के लिए x के जो मान होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे प्रांत। क्या कहलाएंगे, x के मान प्रांत कहलाएंगे। ओके, और आपने इस मशीन के अंदर x को डाला है और आपको यहाँ से बाहर की ओर निकलता हुआ मिलेगा कौन, y। ओके, y की जो वैल्यूज़ होगी वो कहलाएगी परिसर। इस फलन के लिए परिसर कहलाएगी y के मान। जो y के जो भी मान है वो फलन के क्या हैं, परिसर हैं, और x के जो भी मान है वो इस फलन के क्या हैं, प्रांत है। ओके, अब हमने एक उदाहरण निवेश वाला समझा था, एक उदाहरण और हमने लिया है इसको समझने के लिए, वो भी देख लीजिए आप। हमने यहाँ लिया है कि गोले का आयतन। किसका आयतन, गोले का आयतन किस पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। भी आप अगर बड़ा गोला ले रहे हो तो उसकी त्रिज्या क्या है, बड़ी है। छोटा गोला ले रहे हो तो उसकी त्रिज्या क्या है, छोटी है। तो इसका आयतन भी क्या है, कम होगा, और इसका आयतन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आयतन ज़्यादा है क्योंकि त्रिज्या ज़्यादा है, आयतन कम है क्योंकि त्रिज्या कम है। तो भाई यहाँ पर आयतन किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो आयतन तो क्या हो गया, परतंत्र हो गया। क्या हो गया, परतंत्र, निर्भर कर रहा है ना। त्रिज्या क्या होगी, स्वतंत्र। हमने यहाँ लिखा भी होगा, ये रहा स्वतंत्र चर क्या है, त्रिज्या है। ओके, और आयतन क्या है, परतंत्र चर है, डिपेंडेंट चर है। ओके, तो उम्मीद है आपको फंक्शन के अंदर स्वतंत्र और परतंत्र चर क्या होते हैं ये बात समझ में आई होगी। और फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी एक मशीन है जो x इनपुट के रूप में लेती है और y आउटपुट के रूप में हमको देती है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग कैसे ये हो पाता है। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, तो y बराबर हम fx लिखते हैं। y फंक्शन है किसका, x का, x पर डिपेंड करता है y। तो आप इन दोनों को अगर एक साथ लिखेंगे तो आप लिखेंगे f(x) बराबर क्या है, एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, और एक्चुअली ये y है, आप इसे y भी लिख सकते हैं ज़रूरत अनुसार f(x) लिख सकते हैं। तो f(x) एक मशीन के अंदर आपने x स्क्वेयर डाल रखा है, इसमें आप x डालते जाइए, y निकालता जाएगा। ये देखिए कैसे हो पाएगा। इस समीकरण को आप लिखिए, इस समीकरण को उठा लीजिए। y बराबर क्या है, एक्स स्क्वेयर है। आप इसमें x की वैल्यू पुट कीजिए, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इतनी वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार। ओके, फिर आप देखेंगे कि y के मान क्या आ रहे हैं। y बराबर, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y बराबर आएगा 0। इस समय x भी 0 है और y भी 0 है। ओके, तो x ने किसका मान दिया आपको, y का मान दिया।
नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, x का मान लिया 1, तो y का मान भी क्या आ गया, 1 आ गया। देखो कैसे आएगा भी, यहाँ पर x की जगह 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा ना। नेक्स्ट टाइम हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू आ गई 4। ये x आप इसके अंदर इनपुट कर रहे हो अपनी इच्छा अनुसार, स्वतंत्र है x के मान तो, और x के मानों के आधार पर किसके मान निकल के आ रहे हैं, y के। y स्वतंत्र नहीं है, y स्वतंत्र होता तो 0 से 1, 1 से 4 कैसे आ जाता है, 1 से 2 भी आ सकता, 3 नहीं आ पाया ना वो तो वो डिपेंड करता है किस पर, x पर डिपेंड करता है। तो वो क्या हो गया, y क्या हो गया, y हो गया परतंत्र। ओके, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन आप इसे फंक्शन कह सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। y क्या है, फलन है x का, क्योंकि डिपेंडेंस है x पर। हम एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे। हमने एक क्वेश्चन लिया है, माना फलन है, एक फंक्शन है f, और समीकरण वास्तविक संख्याओं के लिए सूत्र एक दिया हुआ है, एक समीकरण के रूप में यहाँ फंक्शन दिया हुआ है हमें। ये देखिए, ये जो फंक्शन है ये फलन है किसका, r का फलन है। किसका फलन है, r का। ओके, निवेशी मानो 0, 2, x + 2 और f2, ये निवेशी मान है, f2 देख लीजिएगा, के लिए f का मान ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, हल करते हैं अपने इसको। हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है एक फलन, एक फंक्शन, किसका, r के रूप में। तो 2r - 1 + 3 ये फंक्शन दिया हुआ है। पहले हमें किस पर मान पूछा है, फंक्शन का, फलन का मान किस पर पूछा है, वो कहता है कि निवेश कीजिए आप 0, भी r के स्थान पर आप 0 को पुट कर दीजिए, तो आप फलन बताइए क्या आने वाला है। तो f0 का मान पूछा गया है, भी हमसे सीधी सी बात ये है, r के स्थान पर वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पर 2 रहेगा, r की जगह 0 आ जाएगा, -1 और +3, तो ये वैल्यू बन गई -2 + 3 अर्थात प्लस का 1। ये आ गई f0 की वैल्यू। ये लो जी, हमें f का मान ज्ञात करना था, f का मान ज्ञात हुआ 1, f0 का मान ज्ञात हुआ 1। ठीक है, इस प्रकार से इसका दूसरे पार्ट भी करते हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं प्रश्न में f2 की वैल्यू और पूछी गई है। मुझे लगता है अब आपको ये बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, आप इसे खुद करने में भी सक्षम होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अब 2 - 1 1, तो 2 + 3 ये हो गया भाई 5। तो f2 की वैल्यू कितनी बनी, 5 बन गई। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा भी इसी प्रकार का ही है, लेकिन उसमें x आ रहा है, तो आप x फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं उसे। देखिए जो तीसरा पार्ट है वो क्या है इसके अंदर, कि f(x + 2) की वैल्यू पूछी गई है। तो जहाँ पर r है उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, x + 2 से। ओके, तो 2r की वैल्यू हमें x + 2 लिखनी है, x + 2, और इसमें माइनस करना था हमें, -1 + 3। ओके, तो ये हो जाएगी अब 2x और 2 - 1 1 एंड +2 + 3। तो ये वैल्यू बनती है हमारे सामने 2x + 5। किसकी वैल्यू है ये, f(x + 2) की वैल्यू है। ठीक है, आपको समझ में आई इतनी बात। तो इसका चौथा पार्ट अपने देख लेते हैं। उसमें ये कहा गया है कि f2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए f2 इनपुट है यहाँ, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। f2 की वैल्यू नहीं पूछा गया, f2 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आई है, 5 आई है ना। हमें f2 को इनपुट देना है वहाँ पर। ये हमारा एक मान लीजिए स्वतंत्र चर के रूप में है। मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। 4th पॉइंट देखिएगा, r की जगह हमें कहा गया है कि f2 को लिखिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या करना है। r की जगह वैल्यू है ये f2। ओके, तो हम लोग 2 और r जहाँ दिखेगा वहाँ हम लिखेंगे f2 और -1 और
3। ओके, F2 की वैल्यू हमने अभी पीछे सेकंड पार्ट में निकाली थी, वो डायरेक्ट पुट करेंगे। F2 की वैल्यू यहाँ भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कितनी है 5। ठीक है, सीधा छोड़ना तो सीधा भी छोड़ सकते हो। अब ये बनेगा 2, ये हो जाएगा 5 - 1 + 3। ओके, तो ये बन जाएगा F5 बराबर 2 × 4 + 3, तो ये हो गया 8 + 3 अर्थात 11। तो F5 की वैल्यू 11 है। F5 का मतलब ये है F2 इक्वल्स टू F5 है और इसकी वैल्यू आई है 11। उम्मीद है आपको फलन की क्वेश्चन समझ आ गए होगी, क्या कुछ होते हैं। ये सिंपल सा फंडा था ये एक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की हम बेसिक सी बातें करेंगे जो हमें फिजिक्स में आवश्यक है, वो बातें करेंगे। पहली बात तो है कोणों का मापन, विकोण कैसे मापा जाएगा। ठीक है, और दूसरा डिग्री एवं रेडियन में संबंध। इन दो बिंदुओं पर हम लोग सीधी चर्चा करेंगे, कोणों का मापन कैसे किया जाए। देखिए, कोणों का मापन हम डिग्री में करते हैं और रेडियन में करते हैं। कोणों का मापन डिग्री और रेडियन में करते हैं। गणित के अंदर हम लोग अमूमन रेडियन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में जो कोण है वो अमूमन डिग्री में मापे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोण मापते कैसे हैं, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप ऑलरेडी जानते हैं वैसे तो देखिए कैसे मापेंगे। मान लीजिए एक वृत्त है, मैं कोण रेडियन की चर्चा करने वाला हूँ। एक वृत्त है और वृत्त के अंदर हमने ये त्रिज्या ड्रॉ कर दी है और ये भी त्रिज्या ही है और ये बन गया चाप। ये क्या बन गया, चाप। चाप का नाम लिख देते हैं A B और बीच के बिंदु किसी को C दे दिया। ACB एक चाप है और इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, ये बिंदु O है। ठीक है, त्रिज्या को हम अमूमन R से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमने त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट कर दिया। चाप ACB हो ही गया और इस कोण को मैंने लिखा है थीटा। क्या लिख दिया, थीटा। ओके, अब आपने एक प्रचलित सूत्र पढ़ा है, कौन सा सूत्र आपको याद भी होगा, कोण बराबर कोण थीटा बराबर चाप बटा में त्रिज्या। पढ़ा है ना आपने ये सूत्र, चाप बटा त्रिज्या। इस कोण से, इस सूत्र से जो कोण की वैल्यू निकल के आती है वो वैल्यू रेडियन में निकल के आती है हमेशा। किस में निकल के आती है, रेडियन में। रेडियन कोण का मात्रक है, वैल्यू आती है रेडियन में निकल करके। डिग्री में वैल्यू यहाँ से नहीं आती है, डिग्री में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब आप इस सूत्र के आधार पर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो थीटा है वो हो जाएगा चाप ACB बटा में त्रिज्या R, त्रिज्या R। ओके, यदि हमें एंगल की वैल्यू, एंगल कोण की वैल्यू 1 रेडियन लेनी है या फिर हमें, हाँ चलो 1 रेडियन ही लिख देता हूँ मैं, 1 रेडियन लेनी है, तो इस कंडीशन में ये ज़रूरी है कि चाप और त्रिज्या क्या हो जाएं, दोनों बराबर हो जाएं। चाप और त्रिज्या क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। मैं ऐसी चर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि रेडियन की डेफिनेशन आपको बता सकूं। ये सब चर्चाएं मैं रेडियन की डेफिनेशन बताने के लिए कर रहा हूं। अब देखिए रेडियन है क्या, एक रेडियन कौन सा कोण है, इसकी डेफिनेशन बनाने का प्रयत्न करते हैं। किसी वृत्त की परिधि पर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किसी वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के काटे गए चाप, किसी वृत्त की परिधि पर त्रिज्या की लंबाई के बराबर लंबाई के काटे गए चाप,
द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना होता है? 1 रेडियन होता है। कितना होता है? 1 रेडियन होता है। ये रेडियन की डेफिनेशन बन गई। कोण कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे मापन किया जाता है? मैंने अभी आपके सामने बताया, कोण का मापन इस सूत्र से किया जाता है। डिग्री वाला कोण मापन है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, चांदे की सहायता से आप करते हैं। रेडियन वाला मैंने आपके सामने बता दिया। अब है रेडियन और डिग्री में रिलेशन का, कि रिलेशन क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है। देखिए, अगर आप पूरा इस प्रकार से चारों ओर से घूम जाते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि डिग्री में ये 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 360 डिग्री बनता है। और अगर हम लोग रेडियन में बात करें तो ये बनता है 2 पाई। कितना बनता है? 2 पाई। तो मैं ये कहूँगा किसी बिंदु के चारों ओर अंतरित समतलीय कोण कितना होता है भाई? 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई। किसमें? रेडियन में। ठीक है। और यही कोण डिग्री में कितना होता है? यही कोण डिग्री में होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ये वैल्यू है डिग्री में और ये वैल्यू है रेडियन में। तो हम इसके आधार पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके आधार पर? कि भी 2 पाई बराबर है 360 डिग्री के लिख सकते हैं, क्योंकि भी किसी बिंदु के चारों ओर कोण की बात हो रही है, चारों ओर कोण की बात हो रही है। वो रेडियन में तो 2 पाई है और डिग्री में 360 है, तो दोनों बराबर ही हुए ना, कोण तो बराबर ही है। तो इस कंडीशन में पाई बराबर बनेगा 180 डिग्री। और पाई किस में है? रेडियन में। और 180 किस में है? डिग्री में। तो ये डिग्री और रेडियन का रिलेशन हो गया। अब यदि हमें डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसकी मदद लेनी होगी। इसकी मदद कैसे लेंगे वो भी समझ लेते हैं। अभी हमने ये पढ़ा है कि पाई बराबर क्या निकल के आया है? 180 डिग्री। ठीक है। अब पाई क्या है? पाई रेडियन। मैं इसको लिख देता हूँ, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री। ओके। अब देखिए 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटा में पाई डिग्री। ओके। एक तो ये हो गया सूत्र आपको जो याद रखना है, ये सूत्र आपको क्या रखना है? याद रखना है। ओके। अब इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो। देखो कैसे? आप लिखेंगे 180 डिग्री में कितने रेडियन है भाई? पाई रेडियन। कितने रेडियन? पाई रेडियन। तो भाई 1 डिग्री में कितने रेडियन है? 1 डिग्री बराबर है पाई बटा 180 रेडियन। ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है जो हमें चाहिए फिजिक्स के अंदर। ठीक है। तो 1 डिग्री में रेडियन पता है, 1 रेडियन में डिग्री पता है। तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन है कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। 60 डिग्री को रेडियन में बदलें, ये क्वेश्चन है अपने सामने। मैंने एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, साधारण सा क्वेश्चन। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखिए, आप इसे हल करेंगे, आप ये जानते हैं, हल करते समय ये पहले से आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन।
ये जानते हैं आप। और आपसे पूछा गया कि 60 डिग्री में कितने रेडियन है, तो एक का जानते हैं तो 60 में ज्ञात करना, तो 60 से गुणा कर देंगे ना। तो हम लिखेंगे 60 रेडियन में, सॉरी 60 डिग्री में रेडियन हो जाएंगे पाई बटा 180 गुणा में 60। ठीक है, ये 0 कट हो जाएगा और 6 × 18 हो जाएंगे क्या, तो π/3 रेडियन, π/3 रेडियन है किसमें, 60 डिग्री में। तो सिंपल सा क्वेश्चन समझ